बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं कर्नाटक, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे हुए हैं और कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर के जनता के सामने बातें रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं अमित शाह को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। गुणगान करना है जो बाकी छूट गया है और विकास का गुणगान करते करते कर्नाटक की संस्कृति और इतिहास को भी लोगों के पास पहुंचाना है। 4 हिस्सों में ये विजय संकल्प यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यहां से जो शुरू हो रही है वो विजय यात्रा बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और विजयनगर में स्थित 43 विधानसभाओं में घूमकर 43 की 43 सीटों पर भाजपा के विजय का संकल्प दिलाएगी। मित्रों, हम इस विजय संकल्प यात्रा से 31 जिले और 224 विधानसभाओं का 8000 किलोमीटर का रूट यहां से समाप्त करेंगे। यहां पर 100 से ज्यादा अधिक रोड शो होंगे, 80 से 100 ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं होगी, 600 से ज्यादा रोड पर सभाएं होगी, 200 से ज्यादा समाज की बैठकें होगी और 50 से ज्यादा भाजपा के देश भर के नेता
कर्नाटक की जनता को प्रणाम करने के लिए आएंगे। और मैं आज 3-4 दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करेगी। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अपशब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता। आजाद ही न। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के इस हिस्से का नाम, जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 371J को रिलीजियसली पालन करने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहले 3000 करोड़ रुपया दिया था स्पेशल पैकेज, और इस बजट में, जोर से ताली बजाना, इस बजट में बसवराज जी ने 5000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने, कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए। वे जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये जेडीएस को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं। आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्तों की फौज है, तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का, मतकारी नायक और केम्पे गौड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है, उसको आप एक बार मौका दीजिए। मित्रों, हमने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी कांग्रेस ने बहुत अपमान किया। निजलिंगप्पा थे, तब इंदिरा बहन थी। निजलिंगप्पा को समाप्त करने का काम इंदिरा बहन ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनको एयरपोर्ट पर अपमानित करने का काम राजीव गांधी ने। इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल जी आए। कर्नाटक को सम्मान मिल सकता है क्या भाई? मिल सकता है क्या? मिल सकता है। कर्नाटक को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर मोदी जी आए थे और जिस प्रकार से श्री येदियुरप्पा जी के जीवन का उन्होंने लोगों के सामने दर्शन रखा और जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सीखने जैसी बात है कि बुजुर्ग नेताओं का, बड़े नेताओं का, लोकप्रिय नेताओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। कितनी सारी माताएं बहनें हैं, जोर से ताली बजाना। 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 13 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए। 60 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा घरों में आजादी के 75 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आप सभी जरा हाथ ऊपर करें जिसको कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए। हाथ ऊपर करिए तो सबको लग गए ना? सबको लगे ना? 25 पैसा भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन देकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और गरीब के घर में बीमारी आए तो 5 लाख तक का सारा इलाज गरीब का आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, और बसवराज जी और येदियुरप्पा जी ने रागी भी जोड़ दी, ज्वार भी जोड़ दी। जो खाना वो खाइए, कीमत नहीं देनी पड़ती है। 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का। इधर वालों, मुझे बताओ, इस देश में जो कश्मीर है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी?
ये सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को पूछना भाई, जब धारा 370 हटाई क्यों चू 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 कर रहे थे? समर्थन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं कर सकते। उनकी नजर उनकी वोट बैंक पर है। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे मालूम है या नहीं है? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया वर्क्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाएं डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या फ्राइड राइस, MDH चाइनीज है सबकी चॉइस। असली मसाले सच सच MDH। इंडिया वर्क्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से, जहां पर उमेशपाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने राहुल हसन को पद से हटाया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष था राहुल हसन। हत्याकांड में राहुल हसन का भाई गुलाम शामिल है। 24 फरवरी को हुई हत्या के बाद से फरार है गुलाम। राहुल हसन को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष था राहुल हसन, जिसे अब बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है, पद से हटा दिया है। हत्याकांड में राहुल हसन का भाई गुलाम भी शामिल है। 24 फरवरी को हुई हत्या के बाद से गुलाम फरार बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शोएब, क्या कुछ और जानकारी है? राहुल हसन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बड़ा झटका माना जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो यहाँ के लोकल बॉडी है अल्पसंख्यक मोर्चे की, उसको भंग कर दिया गया है। जो बीजेपी के यहाँ के पदाधिकारी है उन्होंने इसकी जानकारी दी है। राहुल हसन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो एक भाई है गुलाम, वो इस मामले में आरोपी हैं। और उसके बाद से जैसे बात की खबर लगी, पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। इस बीच में राहुल को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है पूछताछ करने के लिए।
और इसी बीच पे इस बात की चर्चा जोरों पर हो गई कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है मामला, और ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रही थी, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से अब ये एक्शन लिया गया और राहिल हसन को पार्टी से इस पद से हटा दिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, पार्टी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्यकारिणी जो अल्पसंख्यक की बनी हुई थी उसको भंग किया गया है। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और एक संदेश देने की भी कोशिश है, क्योंकि राहिल हसन अभी भी पुलिस की कस्टडी में, एसटीएफ की कस्टडी में, उससे पूछताछ की जा रही है। और वजह साफ है कि उसके भाई एक गुलाम, जिसकी पुलिस और एसटीएफ को सरगर्मी से तलाश है इस हत्याकांड के सिलसिले में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको दबाव बनाने के लिए हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक रूप से उसका बीजेपी से जुड़ाव रहा है, इसलिए बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में उसको देखा जाता रहा है, काफी एक्टिव रहा है। पिछले दिनों तमाम जो बीजेपी के अलग अलग कार्यक्रम उसमें शामिल होता रहा है। ऐसे में बीजेपी एक पत्र जारी करके उसको पार्टी से इस पद से हटा दिया है। बिल्कुल शोएब, लेकिन इस दौरान क्योंकि राहिल हसन अभी जो है एसटीएफ के गिरफ्त में है, और पूछताछ के दौरान क्या कुछ बात निकल करके आई, क्योंकि उसका भाई गुलाम बताया जा रहा है जो कि अभी भी फरार बताया जा रहा है। बिल्कुल 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस और एसटीएफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इन 8 दिनों में अभी तक भी जो नामजद किए गए हैं इस पूरे मामले में, या जो सीसीटीवी में विजुअल में दिख रहे हैं, उनमें से किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि उन पर इनाम जरूर 50,000 रुपए के घोषित किए गए हैं। उसमें से गुलाम भी एक है जो राहिल का भाई है। तो अब पुलिस इसी सिलसिले में उससे पूछताछ करने के लिए उसके अपनी हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी जरूर नहीं मिली है, क्योंकि इस मामले में जो लोग भी आरोपी बनाए गए हैं या तो वो फरार है या पुलिस की पहुंच से मतलब दूर है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस और एसटीएफ के लिए थोड़ा जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। सीधे तौर पर मीडिया से भी पुलिस और उनके अधिकारी बहुत बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और उससे पूछताछ कर रही ताकि गुलाम के बारे में कोई क्लू मिले और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि एक टैक्टिक्स के तहत राहिल को पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है। एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है और सीधी पूछताछ गुलाम से जुड़े मामले को लेकर के है कि गुलाम के बारे में अगर कोई जानकारी हो, क्या कुछ जानकारी उसके पास है, उससे कहां तक पुलिस को फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला दिन ही पता तय कर पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राहिल हसन को लेकर के उन सारे पदों से कार्यमुक्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उधर दिल्ली से खबर है, जहां पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मिलेंगे। बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट पर मुहर लगेगी। लोकसभा प्रवास समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है यूपी संगठन की लिस्ट। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा प्रवास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और बीजेपी जल्द जारी कर सकती है यूपी संगठन की लिस्ट। तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात होगी। बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट पर मुहर लगेगी। लोकसभा प्रवास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आज ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है। और ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट पर मुहर लगेगी और बीजेपी के नए संगठन की लिस्ट पर मुहर लगेगी। लोकसभा प्रवास समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यह बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है यूपी संगठन की लिस्ट और आज ये बैठक होनी है
बैठक बेहद अहम बताई जा रही है, जो कि दिल्ली में आज ये बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद शुक्रवार को अदालत लगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बने सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। बता दें कि यह मामला 2004 का है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, और कानपुर में धरने पर बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सलिल विश्नोई की टांग भी टूटी थी। और इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। यूपी विधानसभा में आज एक बड़ी पहल की गई है, जो कि अदालत लगी है और कोर्ट बनी। विधानसभा 6 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई है सजा, 1 दिन की सजा ये सुनाई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।